हेलो दोस्तों, इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू। पिछली वीडियो में हमने फाइनेंशियल आईक्यू के इम्पोर्टेंस और नीड के बारे में समझा। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब और इनके बीच का छोटा सा डिफरेंस समझेंगे। तो चलिए नॉलेज शेयर करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अपने इंटेलिजेंस का वो पार्ट है जिससे हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के मेजरमेंट यानी गिनती को फाइनेंशियल आईक्यू कहा जाता है और आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस कोशेंट है। फाइनेंशियल आईक्यू भी एकेडमिक आईक्यू की तरह ही है। हम स्कूल और कॉलेज में बुक्स पढ़कर नॉलेज और इंटेलिजेंस लेते हैं और उसका इस्तेमाल करके बुक्स में दिए गए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा आईक्यू होता है। तो अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल आईक्यू को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम रमेश और एक का नाम सुरेश है। दोनों ही बीटेक इंजीनियर है। दोनों की कंडीशन सेम और आइडियल है। दोनों को जॉब से इनकम होती है। केस 1, दोनों ही महीने के 25 दिन और दिन के 8 घंटे काम करते हैं। रमेश महीने के 50,000 रुपये कमाता है, वही सुरेश महीने के 70,000 रुपये कमाता है। तो इस केस में सुरेश का फाइनेंशियल आईक्यू रमेश के फाइनेंशियल आईक्यू से ज़्यादा है। केस 2, इस केस में रमेश महीने के 25 दिन और दिन के सिर्फ 5 घंटे काम करता है और फिर भी 50,000 रुपये कमाता है। दूसरी तरफ सुरेश महीने के 25 दिन और दिन के 8 घंटे काम करके 70,000 रुपये कमाता है। अब इस केस में रमेश का फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा है क्योंकि रमेश हर घंटे के 400 रुपये कमाता है जबकि सुरेश हर घंटे के 350 रुपये कमाता है। केस 3, रमेश महीने के 50,000 रुपये कमाता है और उसमें से 10% टैक्स के रूप में देता है। सुरेश महीने के 70,000 रुपये कमाता है और उसमें से 20% टैक्स के रूप में देता है। इस केस में रमेश का फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा है क्योंकि वो सिर्फ 10% टैक्स दे रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई महीने के 50,000 रुपये कमा के सिर्फ 10% टैक्स कैसे दे सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल है चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से। केस 4, रमेश महीने के 50,000 रुपये कमाता है और महीने के 20,000 रुपये सेव करता है। दूसरी तरफ सुरेश महीने के 70,000 रुपये कमाता है और महीने के 20,000 रुपये ही सेव करता है। चलो अब जल्दी से इस वीडियो को पॉज करो और ये कैलकुलेट करो कि इस केस में किसका फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा है। चलो मैं बताता हूँ। इस केस में रमेश का फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा है क्योंकि वो अपने कमाई का 40% सेव करता है जबकि सुरेश अपने कमाई का 28.5% सेव करता है। जिसने भी सही आंसर कैलकुलेट किया उसका आईक्यू ज़्यादा है उसके मुकाबले जिसने गलत आंसर बताया। केस 5, रमेश अपने सेव किए हुए पैसों को यानी 20,000 रुपये को इन्वेस्ट करके उस पर 20% रिटर्न कमाता है। वही दूसरी तरफ सुरेश अपने सेव किए हुए पैसों को यानी 20,000 रुपये को इन्वेस्ट करके सिर्फ 5% रिटर्न कमाता है। इस केस में रमेश का फाइनेंशियल आईक्यू सुरेश से ज़्यादा है क्योंकि रमेश अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न कमाता है एज कम्पेयर टू सुरेश। केस 6, रमेश अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में पर्सनली इन्फॉर्मेशन लेता है, रिसर्च करता है और फिर उसमें इन्वेस्ट करता है। रमेश इन्वेस्टमेंट के पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने पैसों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हवाले करता है जैसे कि बैंकर और म्यूचुअल फंड मैनेजर जो उसके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखते हैं। इस केस में किसका फाइनेंशियल आईक्यू ज़्यादा होगा? देखो, शुरुआत का तो पता नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद रमेश का फाइनेंशियल आईक्यू सुरेश के फाइनेंशियल आईक्यू से ज़्यादा होगा क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को खुद एक्टिवली मैनेज करता है। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सीख जाएगा, किसी एक्सपर्ट्स के भरोसे नहीं रहेगा। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बुक में 5 फाइनेंशियल आईक्यू के बारे में बताया है। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1, अधिक पैसा बनाना। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2, अपने पैसे की रक्षा करना। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3, अपने पैसों का बजट। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4, अपने पैसों का लाभ उठाना।
फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5, आपकी वित्तीय जानकारी में सुधार। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1, अधिक पैसा बनाना। हमारे एग्जाम्पल का केस 1 और केस 2 फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1 को दर्शाता है, जो है अधिक पैसा बनाना। लेखक कहते हैं कि हमें कम से कम समय और कम मेहनत में ज़्यादा पैसा बनाना सीखना चाहिए, यानी हमें फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1 को बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा पैसा कमाने से हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे हम अमीर बनने की सीढ़ी पर और तेज़ी से चल सकते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2, अपने पैसों की रक्षा करना। एग्जाम्पल का केस 3 फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2 को दर्शाता है। एक सिंपल सच है कि दुनिया हमारे पैसे लेने के लिए बाहर खड़ी है, लेकिन सभी जो हमारे पैसे लेते हैं वे बदमाश या डाकू नहीं है। हमारे सबसे बड़े पैसों के शिकारियों में से एक टैक्स है। सरकार हमारे पैसों को लीगल तरीके से लेती है, तो हमें अपना फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2 बढ़ाना चाहिए ताकि हम अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर सके। हमें टैक्स से बचने का लीगल तरीका खोजते रहना चाहिए, कम से कम टैक्स देने के लिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसा रहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3, अपने पैसे का बजट। एग्जाम्पल का केस 4 फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 3 को दर्शाता है। अपने पैसों का बजट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग एक अमीर व्यक्ति की तरह बजट बनाने के बजाय गरीब व्यक्ति की तरह बजट बनाते हैं। लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा अपने पास रखने में असफल रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे खराब बजट बनाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितना कमाते हैं। हम जितना भी कमाते हैं उसमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के बावजूद भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जमा करना, इसके लिए बहुत हाई लेवल की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। सरप्लस मनी यानी एक्स्ट्रा पैसे जमा करने के लिए ही हमें पैसों का बजट बनाना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4, अपने पैसों का लाभ उठाना। एग्जाम्पल का केस 5 फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4 को दर्शाता है। पैसों का बजट बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसको इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न कमाना एक बड़ा चैलेंज है। ज़्यादातर लोग अपने सरप्लस मनी को बैंक सेविंग अकाउंट में रखते हैं। इस इंफॉर्मेशन की एज में पैसों को सेविंग अकाउंट में रखना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रह गया है। लाखों वर्कर्स को पता नहीं होता है कि उन्हें किस फील्ड में इन्वेस्ट करना है, इसलिए वे अपने सरप्लस मनी को म्यूचुअल फंड के एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि वे अपने पैसों पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेखक कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4 बढ़ाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट के इससे भी बेटर ऑप्शंस दिखने लगेंगे। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5, आपकी वित्तीय जानकारी में सुधार। एग्जाम्पल का केस 6 फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5 को दर्शाता है। विजडम हमें बताता है कि हमें भागने से पहले चलना सीखना चाहिए। फाइनेंशियल आईक्यू के साथ भी ये सच है। अपने इन्वेस्टमेंट पर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट कमाने से पहले हमें फाइनेंशियल आईक्यू के बेसिक फंडामेंटल्स को समझना चाहिए। कई कारणों में से एक, फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4 के साथ बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं। वे अपने पैसों का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने पैसों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जैसे बैंकर और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के हवाले कर देते हैं। अपने पैसे को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हवाले करने से आप सीखने में असफल हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में असफल हो जाते हैं, आप खुद के फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने में असफल हो जाते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की मजबूत नींव है तो आप अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंशियल आईक्यू हमारी ज़िंदगी भर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें अपना पेशेंस और परसिवरेंस दिखाना है, बेसिक फंडामेंटल्स के साथ डटे रहना है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाते रहना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक नहीं सीधा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और कमेंट्स करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।